हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पिछले सेशन में ना सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग किए थे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया था। तो पिछले सेशन में जो हम लोग कोलगेटिव प्रॉपर्टी तक के सारे क्वेश्चन कर रखे थे और आज कोलगेटिव प्रॉपर्टी के 4 टाइप्स के डिफाइन करेंगे और तीन चार क्वेश्चन जो इसके आगे करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? तो कोलगेटिव प्रॉपर्टी का 4 टाइप था। तो पहला कौन था? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा एब्ल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट और चौथा क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों को हम क्या करेंगे? बारी बारी से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है? ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? तो हम लोग देखते हैं। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज इन कंपेरिजन टू प्योर सॉल्वेंट इज नॉन एज क्या हो जाएगा? लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये कहने का मतलब है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पार्टिकल्स वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या करता है? मिलता है, तो वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन जो होता है ना क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। किसके तुलना में? तो प्योर शुद्ध विलय के तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एक बार इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स होता है, ऐड होता है, तो वेपर प्रेशर का जो सॉल्यूशन है ना वो क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। किसके कंपेरिजन में? तो प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो एक्स सैल्यूट करने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट पी नॉट माइनस पी बट्टे के पी इक्वल टू आर एल पी पी। तो देख लेते हैं कि एक्स सैल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट हो जाएगा। पी नॉट क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। पी नॉट को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। उसके बाद नॉर्मल सा पी है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। आर एल बी पी को तो जानते ही, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक, तो आई विश कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कोलगेटिव प्रॉपर्टी का टाइप है। तो एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। दिस प्रोसेस इज नॉन एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस तीनों का डेफिनेशन सेम है, बस थोड़ा बहुत हल्का चेंजिंग है। तो देखते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट के मिक्स होता है, इस दोनों में क्या होता है? मिक्स होता है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं किसमें? वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। समझे? देखो, कहना क्या चाहता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर का जो सॉल्यूशन है ना वो क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी डॉट एम। तो डेल्टा टी बी क्या? एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। के बी होता है बॉइलिंग कांस्टेंट और एम से होता है मोलालिटी। When non-volatile solute are added in a volatile solvent, then vapor pressure of solution decrease and boiling point increase. This process is known as evolution in boiling point. Delta Tb बराबर kbm. तो where delta Tb बराबर evolution in boiling point, delta Tb boiling constant, m से मोलालिटी। अब इसी में ना एक क्वेश्चन क्या पूछता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी बिहार बोर्ड ना हाल फिलहाल में पूछता है। हाल फिलहाल मतलब फिलहाल में पूछा जा रखा है। ये वो क्वेश्चन है, डिफाइन मोलर एवोल्यूशन इन बॉइलिंग कांस्टेंट। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में बोर्ड पूछ रखा है। क्या कर रखा है? पूछा जा रखा है। तो
If molality of solution is unitary, then evolution in boiling point is equal to molar evolution in boiling constant. देखो इसमें क्या कहता है कि मोलर एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो यूनिट है ना किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, तो मोलर एवोल्यूशन इन बॉइलिंग कांस्टेंट। कितना इजी वे में डिफिनीशन दे रखे हैं, देख लो। तो अब हम लोग देखते हैं वी नो डेट डेल्टा टी बी बराबर के बी एम डॉट एम। तो मोलालिटी बराबर 1, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो क्या बच जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी। तो इस दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गया। ये जो देन के बाद डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल के बी है ना, यही आपका डिफिनीशन। ये जो इतना लिखा हुआ है ना उसका जो लास्ट में है देन के बाद जो लिखा हुआ है ना वो बस डेल्टा टी बी किसके इक्वल है, के बी का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। खूब पूछता है ये सब क्वेश्चन ना, बिहार बोर्ड बहुत पूछता है, हर एक साल के बीच करके पूछ देता है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में क्या करते हैं, ऐड, तो वेपर प्रेशर का जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब कि वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग होता है, तो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो वेपर प्रेशर का जो सॉल्यूशन है ना वो क्या होता था, डिक्रीज होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डॉट एम। तो वेयर इसको करेंगे डेल्टा एफ टी एफ इक्वल टू क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ हो जाएगा फ्रीजिंग कांस्टेंट, एम से होता है मोलालिटी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसी में कांस्टेंट। अब इसको देखते हैं, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट। इससे पहले क्या था, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी क्वेश्चन के टाइप है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट की तरह। तो यहाँ हो जाता है मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट। If molality of solution is unitary, then depression in freezing point is equal to molar depression in freezing point। कहने का मतलब, अरे यहाँ पे ना वो हो जाएगा, फ्रीजिंग कांस्टेंट होगा। मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट सबसे नीचे, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग कांस्टेंट होगा। आप लोग देख लो, आप लोग सही कर लेना। If molality of solution is unitary, then depression in freezing point is equal to molar depression in freezing constant। पॉइंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, इफ बराबर एम बराबर क्या हो जाएगा 1, देन डेल्टा टी ए बराबर क्या हो जाएगा, के एफ। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है, बहुत पूछता है, हद से ज़्यादा, कम से कम 4 बार से ज़्यादा पूछ लिया होगा ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर डेवलप टू वर्ड्स हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन ड्यू टू हाइट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो नॉलेज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक सेकेंड, सॉरी, डिफिनीशन मैंने गलत पढ़ दिया। डिफिनीशन लिखा सही है पर हम गलत पढ़ रखे हैं, 1 मिनट। द प्रेशर डेवलप टू वर्ड्स हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन ड्यू टू हाइट ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। वहाँ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है, ये सब एक प्रोसेस होता है। ठीक, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब कि द प्रेशर डेवलप अप टू वर्ड्स
हाई कंसनट्रेशन सोल्यूशन ड्यू टू हाइट ऑफ ऑस्मोसिस। इसका जो कंसनट्रेशन का जो हाइट होता है ना, किसके इक्वल होता है, तो ऑस्मोसिस प्रेशर के। ओके, पी वी बराबर एन आर टी। तो पी हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, तो पी बराबर फिर हो जाएगा सी आर टी फॉर लिक्विड सोल्यूशन, पाई बराबर सी आर टी। ये जो फॉर्मूला है, लास्ट वाला फॉर्मूला ना, पाई बराबर सी आर टी, वो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो लास्ट वाला है ना, पाई बराबर सी आर टी, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, तो पाई बराबर सी आर टी। अब देखते हैं कि पाई पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी कंसंट्रेशन हो जाएगा, आर से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा, और टी से टेम्परेचर, वो भी किसमें, केल्विन में। ओके, अब हम लोग देख लेंगे, देखते हैं ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, द प्रेशर ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। एक बात बताना, जब हम क्या करते, पुल पे चढ़ते रहते हैं, जब पुल पे चढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। जो लो से हाई जाता है, मतलब पुल पे जो चढ़ते हैं तो नीचे से क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे धीरे, ठीक। और फिर पुल पर से ऊपर से नीचे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स देखते हैं, व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई टू वाट्स हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन द सॉल्वेंट मूव्स लो कंसंट्रेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है मुझे वो नहीं पता, मुझे नहीं पता, समझो। क्या कहता है कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और फिर ऊपर से जो नीचे आएंगे ना, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर, ये बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जा रखा है। क्या कर रखा है, पूछा जा रखा है कि डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है ना, इस दोनों के बीच का में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो देखो, एस पी एम इज रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोसिस। एस पी एम क्या होता है, चाय छन्ना। एस पी एम जानते हो ना, एस पी एम किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऊपर रह जाता है और क्या होता है, पानी नीचे आ जाता है। कहने का मतलब कि शरबत बना रखे हो, ठीक, शरबत की नीचे में ना चीनी जो रहता है, जम जाता है चीनी, वो घुल नहीं पाता है। तो जब हम छन्ना से जो छानेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा और चीनी ऊपर रह जाएगा, मतलब चाय छन्ना के ऊपर रह जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को एसपीएम बोलते हैं, ठीक। एसपीएम कहने का मतलब जो पतला भाग हो ना, जो लिक्विड फॉर्म निकल जाता है और जो मतलब ठोस टाइप का होता है, जैसे चीनी वगैरह वगैरह जो होता है, क्या होता है, ऊपर रह जाते थे। डिफ्यूजन में क्या होता है, एसपीएम इज नॉट रिक्वायर्ड, एसपीएम डिफ्यूजन में नहीं होता है। ऑस्मोसिस इज वैलिड ओनली फॉर लिक्विड। ऑस्मोसिस जो है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पर डिफ्यूजन क्या होता है, ऑल फेज में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, ऑस्मोसिस में देखते हैं, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज मूव। ऑस्मोसिस में ना बस सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होता है, मूव करता है, पर डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या करता है, मूव करता रहता है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं जा रखा है, पर लॉ है तो याद करना इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, कुछ बड़ी बात नहीं है। प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दुनिया का कोई सा भी लॉ हो, नियम हो, स्टार्टिंग में लिखना, हिंदी मीडियम वाले लिखना इस नियम के अनुसार, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस।
यहाँ से समझ लो, इसको देख रहे हो ना, इसको देख रहे हो ना, पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, करने का मतलब प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटेगा, हेनरी कांस्टेंट सटेगा, पी गैस इक्वल टू के एच, कहने का मतलब हेनरी कांस्टेंट डॉट एक्स गैस, इसको भी कर देंगे। तो प्रेशर ऑफ गैस, पी गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस, उसके बाद के एच मतलब हेनरी कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटेगा, के एच सटेगा, उसके बाद के एक्स गैस, कहने का मतलब एक्स गैस मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, इस फिगर को देखना, क्या इक्वल नहीं है दोनों, वेपर प्रेशर और क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और बीच में क्या है हेनरी कांस्टेंट। तो आई विश कि आप लोग को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्त को ज़रूर भेजें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करो, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।